टोटल सर्किल ऑफ स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एपी के पार्ट 4 में एपी का nवां पद के बारे में जानेंगे। उदाहरण के लिए हम एक एपी के 2, 4, 6, 8, 10 कुछ पदों को लेते हैं, जहां पहला पद A1 2 है और सारवंतर 4 - 2 वो भी 2 है। तो हम A1 को A लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम A2 को A + D लिख सकते हैं, यानी A हमारा प्रथम पद हुआ और D हुआ सारवंतर। अगर प्रथम पद में हम सारवंतर को जोड़ दें तो हमें 4 मिलेगा और ये 4 हमारा A2 है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A + 1 × D। ठीक, यानी हम फिर इसको लिख सकते हैं 2 + 1 × 2, 1 × 2। इसी तरह से A3 को हम लिख सकते हैं A + D + D, यानी D + D। एक बार तो D जोड़ दिए, फिर से 2 D जोड़ते हैं। अगर हम प्रथम पद में सारवंतर को 2 बार जोड़ें, यानी 2 + 2 + 2, तो हमें मिलेगा A3। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं A + 2 × D, यानी 2 + 2 × 2। इसी तरह से प्रोसेस को आगे ले जाएंगे तो हमें मिलेगा A4 = A + 3 × D, यानी 2 + 3 × 2। A5 = A + 4 × D, यानी 2 + 4 × 2। अब यदि हम A2 को 2 + 1 × 2 लिख सकते हैं, तो इसे हम 2 + 2 - 1 × 2 भी लिख सकते हैं। इस 1 के लिए हमने इतना लिखा। इसी तरह A3 को हम 2 + 2 × 2 लिखे हैं, तो इसे हम 2 + 3 - 1 × 2, यानी इस 2 को हमने 3 - 1 के फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी तरह से आगे भी A4 को हम 2 + 3 × 2, तो इसे हमने 4 - 1 लिख दिया। और A5 को 2 + 4 × 2 या 2 + 5 - 1 × 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमने एक फॉर्म बनाया ये नंबर से, यानी ये क्या होता है, ये पद को दर्शाता है, ये किस पद के संख्या की बात की जा रही है, एपी की किस टर्म की, उसे बताता है। इसी नंबर को हम यहाँ पर पाएंगे हर बार। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 4, तो यहाँ पर भी 4,
और यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। तो इस तरह से यदि हम इस नंबर को n मान लें और हम अपने पहले पद को a मान लें तो हमें मिलेगा, और सारवंतर को d मान लें तो हम एक फॉर्मूला बना पाएंगे। इसी फॉर्मूले को AP के nवें पद का फॉर्मूला कहा जाता है। अतः प्रथम पद a, सारवंतर d, AP, तो AP का nवां पद हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर an को AP का व्यापक पद भी कहते हैं। यदि किसी AP में m पद हैं, यानी पदों की संख्या m है, तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो इस पर हम क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा देखें। AP 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? तो हम यहाँ पर पाएंगे कि हमारा a बराबर 2, d बराबर 7 माइनस 2 यानी 5। यहाँ पर हमें ये साबित नहीं करना है, नहीं ये देखना है कि ये AP है या नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमें बता दिया गया है कि यह एक AP है जिसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। अगर ये हमको नहीं बताया जाता, सिर्फ बताया जाता कि ये एक नंबर की श्रृंखला है, इसका 10वां पद क्या होगा, तो उसमें हम ये वेरीफाई करते हैं जो ये श्रृंखला दिया हुआ है क्या वो AP में है या नहीं है। तो हमें 10वां पद निकालना है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n का वैल्यू हमें क्या मिला है, तो n का वैल्यू हमें मिला है 10। तो हम लिखेंगे a 10 बराबर a का मान 2 प्लस 10 माइनस 1 गुना 5, यानी हम लिख सकते हैं 2 प्लस 9 गुना 5, यानी 2 प्लस 45 47, यानी AP का 10वां पद 47 होगा। अगला प्रश्न है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? इस प्रश्न में हमसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं। पहला कि कौन सा पद 81 है, और दूसरा कि क्या कोई पद इसका 0 है। तो इस प्रश्न में a बराबर 21 और d बराबर 18 माइनस 21 माइनस 3, इसमें भी हमें AP है या नहीं इसकी जांच नहीं करनी है, क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया है कि यह एक AP है अंग। तो हमें, और ये 81 दिया हुआ है, हमारा an बराबर 81, तो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an का मान -81, a का मान 21, n को निकालना है और d का मान -3, यानी 81, 21 प्लस -3n, और ये माइनस मिलकर हो जाते हैं +3। 21 और 3 को जोड़ने पर -81 प्लस 24 -3n, और ये 24 इधर आएगा तो -81 -24 बराबर -3n, यानी हम लिख सकते हैं -105 बराबर -3n, माइनस से माइनस खत्म और 3 से 105 35 बार में, यानी
n बराबर 35। इसके 35वें पद पर हमें -81 मिलेगा। अगला प्रश्न है इसी में कि क्या कोई इसका पद शून्य है, तो बताइए वो कौन सा पद है। फिर से हम लिखेंगे a बराबर 21 और d बराबर हमने -3 निकाला हुआ है, और इस बार a n बराबर 0 डालेंगे, क्योंकि हमें ये पता करना है कि 0 किस पद पे आता है, यानी n का मान, यानी हमें निकालना है क्वेश्चन में n बराबर वाट। तो लिखेंगे फिर से वही फार्मूला a n बराबर a प्लस n n का मान 0, a का मान 21, n को निकालना है और d का मान -3। फिर से 21 प्लस 24 -3 और ये इधर गया तो -24 -3n माइनस माइनस और ये, यानी हमें मिला n बराबर 8, यानी इस AP के 8वें पद पर हमें 0 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और nवां पद 9 हो, यानी हमें A3 दिया हुआ है 5 और A7 दिया हुआ है 9, और इस श्रेणी को लिखना है। तो हम A3 को इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और A7 को हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो ये खत्म, बचा 4D बराबर 4, यानी हमें मिलता है D बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं जब A3 5 हो और A7 9 हो और D बराबर 1 हो, तो हम लिख सकते हैं, अगर हमें A2 लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं क्या, A3 बराबर A प्लस D प्लस D बराबर 5, या लिख सकते हैं A प्लस 1 बराबर 5, या A बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी हमें A मिल गया 3। तो दूसरा पद होगा 4, तीसरा पद 5, चौथा पद 6, पांचवा पद 7, फिर 8, फिर 9, फिर इसी तरह से आगे, और यही हमारा AP है। इससे हम इस प्रकार से भी बना सकते थे, हमें क्वेश्चन में तीसरा पद दिया गया है और 7वां पद दिया गया है, तो हम D निकालने के लिए, यानी सार अंतर निकालने के लिए हमेशा लिखते हैं AN माइनस AN माइनस 1, और जो निकलता है वो D के बराबर होता है। तो इसमें एक चीज हमसे छिपाई जाती है, वो होता क्या है, इस नंबर को N माइनस और इस नंबर को N माइनस 1 इस तरह से
और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है ए माइनस वन बटा में n माइनस वन प्लस वन, तो ये खत्म, नीचे सिर्फ एक बच जाता है। और हम जानते हैं जब हर में एक हो तो उसे लिखा नहीं जाता, तो इसी प्रोसेस के हिसाब से हम यहाँ पर लिखते हैं d बराबर 7a माइनस 3a और बट्टे में लिखेंगे 7 माइनस 3। तो 7 का वैल्यू 9 और 3a का वैल्यू 5 और बट्टे में जब इसको घटाएंगे तो 4 और 4 बट्टे 4 जो कटकर 1 आता है और यही हमारा सारवंतर है। और जब एक हमें सारवंतर मिल गया तो हम उसी तरह से 3a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी बराबर 5 या a प्लस 1 बराबर 5 या a माइनस 2 बराबर 3। यानी पहला पद हमें a1 बराबर 3 मिला और हमें d मालूम है, तो हम इस सीरीज को लिख सकते हैं a1 की जगह पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसी तरह आगे भी। अगला प्रश्न है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? तो इस क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो संख्याओं की सूची दी गई है यह एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या चाहिए, दो क्रमागत पदों का बीच का अंतर हमेशा समान हो। तो चेक करेंगे a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 5 6 तो हमें मिलेगा ये हर जगह समान है, तो ये एपी में है। अब हमें पता करना है कि क्या इसका कोई पद 301 के बराबर है। तो हमें मिला है क्वेश्चन में a बराबर 5, d बराबर 6 और इसे हम ले लेंगे an बराबर 301 और हमें n निकालना है। अगर ये किसी पद पर होगा तो हमें n पूर्ण संख्या मिलेगी, अगर यह किसी पद पर नहीं होगा तो n हमें परिमेय के रूप में मिलेगा। तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, तो an के स्थान पर 301 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 d के लिए 6। इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 6n माइनस 6 और यहाँ से हमें मिलता है 6n माइनस 1, यानी हम लिख सकते हैं 301 बराबर 6n माइनस 1 और ये उधर गया तो प्लस, यानी 6n बराबर 302 या हम लिख सकते हैं n बराबर 302 बटा में 6 जो कटाने के बाद 151 बटा 3 होगा, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। और इससे यह साबित होता है कि इस एपी के किसी भी पद पर 301 नहीं आएगा। नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, n कभी भी ऋणात्मक नहीं होता और न ही परिमेय के रूप में होता है। अगला प्रश्न है,
दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो दो अंकों वाली कितनी संख्या है? इसमें पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि दो अंकों की वो सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य है और दो अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो हम पहले देखेंगे कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। क्या 10 3 से विभाज्य है? नहीं, नहीं। तो जब हम 10 में भाग देंगे तो हमें एक शेष बचेगा, यानी अगर 10 में से एक कम कर दें तो वो नंबर 3 से विभाज्य होगी, या 3 माइनस 1। अगर 10 में हम 2 जोड़ दें यानी 12, तो ये जो नंबर होगी दो अंकों की 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। तो हम लिखेंगे 12 और फिर अगला संख्या जो 3 से कटे वो होगा 15, फिर अगला 18। इसी तरह से हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 99, जो कि 3 से विभाज्य है। ये सारी संख्याएं जो हैं वो 3 से विभाज्य होंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a1 बराबर 12 और d बराबर 3 और an बराबर 99। तो हमें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से ये पता करना है कि इसमें कितने पद हैं, यानी n का मान क्या है। तो हम an के स्थान पर 99, a के स्थान पर 12, an को n ही छोड़ेंगे -1 और d के स्थान पर 3। 99 12 प्लस 3n माइनस 3, 12 में से 3 को घटाने पर 9 और ये 9 जब इस तरफ आएगा तो माइनस, यानी 99 माइनस 9 बराबर 3n। 90 बराबर 3n, या हम लिख सकते हैं n बराबर 90/3 जो कि 30, यानी n बराबर 30। तो इसका आंसर होगा 30, यानी इस श्रेणी में कुल 30 पद होंगे। अगला प्रश्न है AP 1074 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करें। अंतिम से मतलब कहा जाए अगर कोई AP दिया गया है आपको A1 A2 डॉट 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 AN, तो अंतिम से इधर से हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में A मिला 10, D हम लिखेंगे 7 माइनस 10 यानी -3। हम इसे चेक नहीं करेंगे कि ये AP में है या नहीं है, क्योंकि प्रश्न में बताया गया है यह एक AP है और हमें AN दिया गया है -62। हम फार्मूला का यूज करेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 बराबर इंटू डी, यानी AN का मान है A बराबर 10, n हमें निकालना है और d का मान है -3। दस और 3 को जोड़ने पर 13, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। यानी माइनस से माइनस खत्म, n बराबर 75/3, यानी
n बराबर 25। तो इस एपी में -62 तक में 25 पद है, तो हमें अंतिम से 11वां पद निकालना है। तो हम यह पता करेंगे कि हमें अंतिम से तो 11वां, लेकिन शुरुआत से कौन सा पद निकालना है। तो हम 25 पदों में से 11वें पद को घटा देंगे और उसमें एक पद जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें 14 + 1 15, यानी हमें शुरुआत से 15वां पद निकालना है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमने आखिर एक जोड़ा क्यों। तो मानिए कि एक पंक्ति में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़के हैं। अगर ये लड़का अंतिम से तीसरा है तो शुरुआत से कितना होगा। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लड़का शुरुआत से 8वां है और अंतिम से कितना था 3। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 11 आ जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि पूरे पंक्ति में 10 ही लड़के हैं, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। या हम इस तरह से कहें कि अगर हम टोटल में से 3 को घटाते हैं तो 7 बचता है, लेकिन ये तो 8 है। क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है। तो ऐसे इस केस में देखा जाए तो इस वाले को हम 2 बार गिन रहे हैं। एक तो शुरुआत से यहाँ तक आने में भी इसको गिने और एक पीछे से इधर आने में भी इसको गिने, यानी इसको 2 बार काउंट किया गया है, यानी एक बार अधिक, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट एक बार अधिक आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर से जब गिन रहे हैं तो इसको गिन लिए हैं, तो यहाँ तक गिन लिए हैं, तो यहाँ तक के नंबर को हम 10 में से घटा दे रहे हैं, तो यानी ये भी बाहर निकल जा रहा है और ये सब बच जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक कम हो जा रहा है, इसलिए हमने एक जोड़ा है। तो हमें शुरू से 15वां पद निकालना है, यानी हमें n बराबर 15 निकालना है। तो हमें a बराबर दिया गया था 10, d बराबर -3 और n बराबर हमने निकाल लिया है 15, यानी तब an क्या होगा 10 + 15 - 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 + 14 × -3, यानी 10 - 42 या -32, यानी 11वां पद पीछे से 11वां पद हमारा -32 होगा। या हम इसको इस तरह से भी बना सकते थे, हम मान लेते हैं जो हमारा सीरीज दिया हुआ था 10 7 4 ... -62 का, हम मान लेते हैं कि इसका पहला पद -62 है और सारवंतर हम -3 की जगह पर 3 मान लेते हैं, क्योंकि अब सीरीज को हम उल्टा ले जाएंगे, ठीक ना। तो ये -3 से 3 बन जाता है। तो 11वां पद क्या होगा, तो ये 11 बराबर -62 + 11 - 1 × 3, यानी 62 + 10 × 3 -62 + 30 बराबर -32। हम इसे इस प्रकार भी बना सकते थे। अगला प्रश्न है, 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलन कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनते हैं? यदि ऐसा है
तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज की परिकल्पना कीजिए। तो हमें साधारण ब्याज निकालना होगा और हम जानते हैं साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, PRT/100, जहाँ P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और T का मतलब टाइम। यानी पहले साल हम बात करें फर्स्ट ईयर की तो P हमारा 1000, R 8 और टाइम 1/100, 1 2 0 से 2 0 खत्म, यानी पहले साल हमें 80 रुपया देना होगा। अगर 2 साल की बात करें तो R टाइम की जगह पे 2/100, 2 0 से 2 0 खत्म, और इस 160। अगर हम तीसरे साल बात करें तो 1000, 8 गुने 3/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 240। यानी इस तरह ही आगे चलते जाएंगे। तो हमें मिला पहला साल 80, अगले उसके 2 सालों के लिए इतना, और 3 सालों के लिए 240, डॉट 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 आगे। तो क्या ये एपी है? पहले ये बता दूं कि एपी पता करने के लिए आपको कम से कम 3 पद निकालने होंगे। किसी भी श्रेणी को चेक करने के लिए कि वो एपी है या नहीं है, कम से कम 3 पद होने चाहिए। 2 पद से उसे ये साबित नहीं किया जा सकता कि वो एपी है या नहीं है। इन दोनों का अंतर 80, इन दोनों का अंतर 80, यानी ये एपी है। एपी है। तो अब हमें बताना है कि 30 साल के अंत में क्या होगा ब्याज। यानी हमें ए बराबर 80 मिला, डी बराबर भी 80 मिला, और एन बराबर मिल गया है 30 साल। हमें निकालना है ए एन, यानी ए 30। ठीक, तो ए 30 बराबर हम लिखेंगे 80 प्लस 30 माइनस 1 गुना 80, यानी 80 प्लस 29 गुना 80, या हम टोटल को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2400। यानी 30 साल के अंत में ब्याज होंगे 2400, और यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरे पंक्ति में 21 हैं, और तीसरे में 19 पौधे हैं, इत्यादि आगे भी इसी तरह से। तो उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब हैं। तो बताना है कि इसमें कितनी क्यारियां बनाई गई हैं। यानी हम इसे 23, 21, 19 डॉट 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 5, तो पहले चेक करेंगे कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो हमें मिलेगा -2, और 19 में से 21 को घटाएं तो भी मिलेगा -2। ये इक्वल है, यानी ये एपी में है। एपी में है तो इसका मतलब A1 का मान 23, डी का मान -2 और AN का मान 5 है। तो हमें निकालना है AN बराबर A प्लस N माइनस 1, डी में N बराबर क्या होगा। तो हम AN के स्थान पर 5, A के स्थान पर 23, N को N ही लिखेंगे और टी के स्थान पर -2 लिखेंगे। तो 5 .
कितने होंगे? अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम, तो 5 बराबर 25 माइनस 2n, ये इधर आएंगे तो माइनस में, यानी माइनस 25 बराबर माइनस 2, और इसको घटा दिया जाए तो माइनस 20 बराबर माइनस 2n, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 20, 10 बार में, यानी n बराबर 10, यानी इसमें कुल 10 क्यारी है। तो आज के लिए इतना ही। अब एपी के अगले पार्ट में हम प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।